Assalamu alaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is isotonic solution. इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक करें, अगर वीडियोस पसंद आती हैं शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वल कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अलाउ वाटर टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ अ सेल। अच्छा, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि ये मतलब कि दो सॉल्यूशंस होते हैं ये जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो। जैसे कि एक सेल है, वो उसके आउटर एक सॉल्यूशन है और इसके एक इनर अंदर एक जो है ना सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है, तो जो उसका आउटर जो सॉल्यूशन है उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर और जो है उतना ही हो जितना कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और टोनिसिटी बाहर वाले सॉल्यूशन की सेम हो, पीएच वगैरह। ठीक है, तो इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और उनके दरमियान एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन हो। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो कुछ आयंस मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को पास करती है और कुछ आयंस मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स को पास नहीं करती। ठीक है, यानी सिलेक्टिवली परमीबल हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी आसान लफ्ज़ों में आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो दो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ठीक है, उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और उनके दरमियान एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो जिससे वाटर जो है वो फ्रीली वाटर या स्मॉल आयंस वगैरह आयंस एंड मॉलिक्यूल्स वो फ्रीली मूव कर सकें इन एंड आउट ऑफ अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, बिटवीन ईच अदर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं, डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ आइसोटोनिक सॉल्यूशन से है। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ट्रांसफॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये जो वाटर की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर भी एक सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट या फ्लूइड हो सकता है जो जो दोनों सॉल्यूशन के जो दो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। ठीक है, जो उसकी मूवमेंट हो रही है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्रॉम लो कंसनट्रेशन, यानी जहाँ पे सॉल्यूट की लो कंसनट्रेशन है वहाँ पे यानी कि सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और जो दूसरा सॉल्यूशन प्लेस है उसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और क्या कहते हैं सॉल्वेंट की जो है ना वो कम है। ठीक है, तो वो उस सॉल्यूशन को बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूव करते हैं और ये प्रोसेस डायनामिकली चलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है वो ऑस्मोसिस कहते हैं कि जो मूवमेंट हो रही है वाटर की थ्रू फ्रॉम वन वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, ज़्यादातर जो हम मूवमेंट जो डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं किसी की, वो सेल्स में होती है। ठीक है, सेल्स का एक अंदर एक इनसाइड एनवायरनमेंट होता है और सेल के जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है। ठीक है, सेल के आउटसाइड भी कोई एक सॉल्यूशन है, सेल के इनसाइड भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, लिक्विड है। तो उन दो सॉल्यूशन के दरमियान एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, यानी जो बाउंड्री है। ठीक है, यानी जिससे कि सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो वो सिलेक्टिवली जो है वो क्योंकि वो सेमी परमीबल है यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है वो मतलब पास होते हैं, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं होते, कुछ आयंस ऐसे होते हैं कि वो पास नहीं हो पाते। हम ज़्यादातर एग्जाम्पल देते हैं कि लार्ज और स्मॉल की। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयन जो है वो पास हो सकते हैं इजीली सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से, और जो लार्ज होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। कुछ उनमें से भी कुछ साइजेस हैं जो हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते। ठीक है, अच्छा, अब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या है ये देख लेते हैं। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन इज वन दैट अलाउज सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट व्हाइल इट डज नॉट अलाउ अदर्स टू पास थ्रू इट। यानी कि ये सेमी है, आधी, हाफ। सेमी मीन्स हाफ, परमीबल मतलब कि अलाउ कर देना। ठीक है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन एक वो मेम्ब्रेन होती है तो यानी एक सेमी होती है और एक कंप्लीट होती है और एक सिलेक्टिव होती है। ठीक है, एक सिलेक्टिव में कहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स को पास करना है
और इन मॉलिक्यूल और बाकी के जो है वो उनको पास नहीं करना है, ठीक है, सिलेक्टिवली है, सिलेक्टिव परमीबल है, ठीक है। बाकी एक क्या कहते हैं कम्प्लीटली परमीबल होती है कि ये हर तरह के स्मॉल हो लार्ज हो हर मतलब कोई सा भी आयन हो कोई सा भी मॉलिक्यूल हो वो पास कर देंगे, ठीक है, वो मेम्ब्रेन, ठीक। और एक होती है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, सेमी मीन्स हाफ, यानी कि कुछ ये हाफ परमीबल है, ठीक है, ये कुछ आयंस और मॉलिक्यूल को पास करती है, बाकी के लिए ये रास्ता ब्लॉक कर देती है कि यहाँ ये आगे नहीं जा सकते, पास नहीं हो सकते दूसरे सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये सेमी परमीबल यानी कि कुछ क्या कहते हैं आयंस या मॉलिक्यूल्स वगैरह को ये पास करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करती, ठीक है। अब क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब मैं की डेफिनेशन में मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का जिक्र किया था कि यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिन मतलब दो सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? Osmotic pressure is the pressure caused by a difference in the amounts of solute between solution prepared separated by a semi-permeable membrane. Osmotic pressure क्या है कि जो है यानी जो दो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उनके दरमियान सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिफरेंट सॉल्ट की कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। जहाँ पे कम सॉल्यूट होते हैं वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। इसको यानी यहाँ जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, क्योंकि वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में लग रहा है इसलिए हम उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी हम रिफाइन कर सकते हैं, एक्सिस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पासिंग इन वन डायरेक्शन क्रिएट्स अ प्रेशर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन में जब वो मूव करते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। उसको भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है, यानी कि जहाँ पे हायर ऐसे भी ऑस्मोटिक प्रेशर हम डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन है वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है वहाँ कम होता है, ठीक है। और ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब सॉल्वेंट ज़्यादा मूव हो रहा मतलब जो मूवमेंट हो रही होती है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से डिफाइन हो सकता है। अच्छा अब जो है सॉल्यूशन की टाइप्स, सॉल्यूशन के हम पहले टाइप्स पढ़ चुके हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं पेरेंटल ऑप्थेल्मिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन की टाइप्स बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के ऊपर उसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। वैसे तो ऑस्मोसिस के ऊपर इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। लेकिन आइसोऑस्मोटिक और पैराटोनिक सॉल्यूशन भी एक टाइप होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम्स में या किसी में ये 3 टाइप्स बताएं तो आप फर्स्ट थ्री बताएंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेशली कि आप 5 टाइप्स बताएं तो आप ये आइसोऑस्मोटिक और पैराटोनिक सॉल्यूशन भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। A hypertonic solution has a higher concentration of solute than another solution, meaning water will flow into it. यानी कि hypertonic solution एक वो solution होता है कि जिसमें solute की concentration high है, ठीक है। तो उस solution को हम कहते हैं hypertonic solution, यानी solute की concentration high है, solvent की concentration कम है और उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि उस सॉल्यूशन में हम पानी और ऐड कर सकते हैं या पानी उसमें फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन अनदर सॉल्यूशन, मीनिंग वाटर विल फ्लो आउट ऑफ इट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मीन्स इंक्रीज और हाइपो मीन्स लो, ठीक है। तो हाइपो मीन्स के सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में कम है और उससे हम उसमें से वाटर जो है वो मतलब फ्लो आउट हो सकता है, ठीक है, यानी उसमें बाहर निकल सकता है, ठीक है। यानी उस सॉल्यूशन से मूव होकर दूसरे सॉल्यूशन में जहाँ हायर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ कि जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लोअर है। फिर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ द सेम और वेरी सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज अनदर सॉल्यूशन, यानी कि जो दूसरे सॉल्यूशन है जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो उन दोनों के जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सेम होती है या फिर सिमिलर होती है, सेम नहीं तो सिमिलर होती है, ठीक है। अनदर सॉल्यूशन है यानी कि
इनमें जो है जो वाटर है, इन इनमें जो वाटर है वो दूसरे सॉल्यूशन के साथ जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि इन एंड आउट ऑफ जो है वो सॉल्यूशन के क्या कहते हैं मूव करता रहेगा वाटर। ठीक है, मीन्स के इक्विलिब्रियम में रहेगा, या हम मीन्स को कहेंगे कि एज अ डायनामिक मोशन में रहेगा। ठीक है, फिर ये जो दो एक्स्ट्रा टाइप्स हैं ये क्या होती हैं? आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बट नॉट नेसेसरीली द सेम कंसंट्रेशन और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी कंसंट्रेशन भी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी सेम हो, तो उनको हम आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जिन दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी सेम हो। ये भी हो सकता है कि जो दो सॉल्यूशन है उनके दरमियान सॉल्यूट जो है वो दो अलग अलग सॉल्यूट हैं। किसी के दरमियान फॉर एग्जाम्पल के NaCl है, किसी के दरमियान फॉस्फोरस है। ठीक है, दो मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन है, डिफरेंट सॉल्यूट हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लेकिन उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इसका मतलब है कि वो आइसोस्मोटिक जो है वो सॉल्यूशन कहलाएंगे। लास्ट इसकी टाइप है पैराटोनिक सॉल्यूशन। पैराटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? दीज आर टू सॉल्यूशन दैट डू नॉट हैव दिस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। पैराटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिन दो सॉल्यूशन का जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होता। ठीक है, भले से उनकी सॉल्यूटरी कंसंट्रेशन सेम हो, ठीक है, लेकिन उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे कि ये पैराटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये पिक्टोरियल है। ये पिक्टोरियल क्या बता रही है कि जिससे कि इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डिफाइन किया गया है कि क्या कहते हैं, अगर ये सॉल्यूशन मतलब हमारी बॉडी में अगर हाइपरटोनिसिटी क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि जो RBC, जो वाइट हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनसे जो है पानी वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारी आउटर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, तो जो RBCs हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्रिएट हो जाएंगे, तो उनमें क्या होगा कि वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा, और जो है वो इससे बाहर आने से क्या होगा कि जो RBCs हैं उनकी श्रिंकेज हो जाएगी। ठीक है, वो सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि RBCs में जो है वो लोअर कंसंट्रेशन, क्या कहते हैं, RBC मतलब हमारा क्या है कि बाहर जो है वो एनवायरनमेंट वो है क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक हो गया है, तो क्या होगा कि वाटर जो है वो RBCs के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, तो अंदर जो है वो एनवायरनमेंट क्या होगा, RBCs में हाइपरटोनिक हो जाएगा, तो इसलिए वो जो वाटर है वो RBCs के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो RBCs हैं वो बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, यानी कि स्वेल होकर बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जिसको हम एलाइसिस या एनीमिया वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए जो अल्लाह ने जो हमारा निज़ाम बनाया है वो आइसोटोनिक बनना है। ठीक है, यानी कि सेम कंसनट्रेशन RBCs के अंदर भी और RBCs के बाहर भी, ताकि वाटर इन एंड आउट ऑफ जो है वो सेल आता रहे, और क्या कहते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट पैदा हो सके। ठीक है, तो ये थी कि मतलब इतने ही जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट तब्दील होने से किसी की खुदा ना ख्वास्ता ऐसे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्या अगर हाइपरटोनिसिटी क्रिएट हो गई या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गए, तो दोनों चीज़ें डेंजरस हैं। हमारा जो बॉडी का एनवायरनमेंट है वो आइसोटोनिक है, और जो दवाइयों की, जो मेडिसिन की जो प्रिपरेशन होती है वो ज़्यादातर क्या वो आइसोटोनिक ही बनाई जाती हैं, कि वो हमारे बॉडी एक्सेप्ट कर सके उसको, और जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, क्यों हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बनाते हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ सॉल्यूशन टू बी आइसोटोनिक, टू बी बॉडी फ्लूइड, टू प्रिवेंट इरिटेशन एंड सेल डैमेज एंड टू मैक्सिमाइज ड्रग एफिकेसी। ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो सॉल्यूशन है, ज़रूरी है कि वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो बॉडी फ्लूइड के साथ, क्योंकि क्या है कि अगर आइसोटोनिक नहीं होगा तो हमारे बॉडी में इरिटेशन पैदा होगी, या फिर हमारा सेल भी डैमेज हो सकें, जैसे कि मैंने अभी RBC की एग्जांपल दी, सेल भी डैमेज हो सकते हैं। और जो ना क्या कहते हैं, अगर आइसोटोनिक होगा बॉडी फ्लूइड के साथ, सेम एनवायरनमेंट का होगा, तो ड्रग
जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली अपना वर्क करेगी, ठीक है। इफ़ अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड, अगर एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है बॉडी फ्लूइड के साथ, वो अगर हमने एडमिनिस्टर कर दिया इंट्रावेनसली, तो वाटर जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर चला जाएगा, कॉजिंग देम टू स्वेल एंड पॉसिबली बर्न, जिसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हम क्या कहते हैं, अगर एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर है बॉडी फ्लूइड से, और अगर हमने वो इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर दिया है, तो उसमें क्या होगा, जो पानी है वो, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, तो वो इससे क्या हुआ कि जो हमारा जो आरबीसीज हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्रिएट हो गए, ठीक है। तो जो पानी है वो सॉल्यूशन से निकल के आरबीसीज में जाएंगे और आरबीसीज स्वेल होकर बर्स्ट हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम हीमोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक कंडीशन हो जाएगी, समझें एक डिजीज़ क्रिएट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस वजह से हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देते। अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया तो क्या होगा, इफ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली, देन वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन एन अटेम्प्ट टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन, कॉजिंग देम टू श्रिंक, जिसको क्रीनेशन कहते हैं। अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका हाई है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स की निस्बत, तो क्या होगा, अगर हमने इनको इंटरवेनसली दे दिया है, तो वाटर क्या होगा कि सेल्स से निकलकर उस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, क्योंकि ताकि जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए, तो इससे क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रीनेशन, ठीक है। जिससे जो ये भी नुकसानदेह और ये भी एक डिजीज़ या कंडीशन पैदा हो सकती है हमारी। इसलिए जो क्या कहते हैं जो सॉल्यूशन है या जो भी मेडिकेशन है हमारी, जो ड्रग है वो क्या कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो है आइसोटोनिक हो बॉडी फ्लूइड से, ड्रग अपनी एफिकेसी नहीं दिखाएगी बल्कि उल्टा हमें नुकसान ही होगा। ठीक, अब है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन की क्या एप्लीकेशन है, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORT जिसको कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर यूज्ड इन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी विच इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस जब होता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक क्या कहते हैं हमारी, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक भी कह सकते हैं इसको, जब उसकी जब वो गैस्ट्रोएंटराइटिस के नतीजे में जो डिहाइड्रेशन कॉज होती है, उसके लिए हम ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी सजेस्ट करते हैं। वो जो ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी है वो मस्ट बी आइसोटोनिक होनी चाहिए, क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड से। ORT replenishes the body lost electrolytes and promotes uptake of glucose and fluid by the intestinal epithelial cells। अच्छा, ठीक है। तो ये जो ORT हम जो दे रहे हैं इंट्रावेनसली ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, जो ये मस्ट बी आइसोटोनिक होनी चाहिए, ठीक है। ये ORT से होता क्या है, और ORT जो है वो बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म हो चुके होते हैं डिहाइड्रेशन के ज़रिए, वो वापस लाते हैं ग्लूकोज, और जो है ना जो फ्लूइड है वो एपिथेलियल सेल्स को प्रमोट करते हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल को प्रमोट करते हैं कि वो ग्लूकोज और फ्लूइड की जो है वो अपटेक कर सकते हैं, और जो है ना रिटेन रह सके, हम क्या कहते हैं बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी हाइड्रेट हो सके। सेकेंड है इंट्रावेनस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इंट्रावेनस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, 0.9% NaCl solution isotonic with blood is sometimes given intravenously in case of severe dehydration and used in the treatment of hypernatremia, a condition in which serum concentration of sodium is high in individuals who have impaired water excretion। जो 0.9% NaCl सोल्यूशन है जो कि आइसोटोनिक होता है ब्लड के साथ, ठीक है, यानी 0.9% NaCl सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है ब्लड के साथ, ठीक है। ये कभी कभार दिया जाता है किसमें, डिहाइड्रेशन के नतीजे में, जब सेवर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसमें दिया जाता है इंट्रावेनसली, और ये यूज़ किया जाता है जब हाइपर नेट्रीमिया हो जाती है, यानी ये कंडीशन है जिसमें सोडियम की कंसनट्रेशन हाई हो जाती है बॉडी में, तो क्या कहते हैं 0.9% NaCl सोल्यूशन दिया जाता है, और उन लोगों को जिनका क्या कहते हैं मतलब एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती वाटर की, ठीक है। इसमें 0.9% NaCl दिया जाता है ताकि वाटर की एक्सक्रीशन हो सके। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मीडियम फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स लाइक प्रोपोफोल विच आर नॉट एब्जॉर्ब वेल बाय इंटेस्टाइनल लाइनिंग। अच्छा, इसमें जो है 0.9% NaCl सोल्यूशन में हम ड्रग्स मिलाकर भी दे सकते हैं ताकि जो बॉडी वो एक्सेप्ट कर सके, जैसे कि प्रोपोफोल है, ठीक है।
ताकि वो इंटेस्टाइन हमारा उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। ठीक है, कुछ बॉडी होती है जो कि रिएक्शन कर जाते हैं या जिनको हम खाली नहीं दे सकते या जो अल्सर कॉज कर सकती हैं, तो इनको हम ऐसे इस तरीके से भी दे सकते हैं, तो मतलब NaCl सोल्यूशन में मिक्स करके भी, ठीक है। सेकेंड है आइसोटोन इंट्रावेनस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन एंड हार्टमैन सॉल्यूशन आर स्पेशल फॉर्मुलेशन दैट क्लोजली रिजेंबल ब्लड प्लाज्मा एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन और एक हार्टमैन सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि क्लोजली रिजेंबल करते हैं ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है। ये भी आइसोटोनिक होते हैं बॉडी के फ्लूइड से। दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन लाइक हाइपोवॉलीमिया, a condition in which blood volume is lower either due to injury or other reason। ये जो है वो यूज़ किए जाते हैं कब, जब ब्लड की हाइपोवॉलीमिया हो, यानी कि वो कंडीशन जिसमें ब्लड का वॉल्यूम जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। तो अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, या तो इंजरी है या कोई दूसरे रीज़न की वजह से, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ब्लड के वॉल्यूम कम जब हो जाता है तो हम लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन या हार्टमैन सॉल्यूशन देते हैं, जिसका मैंने बताया कि ब्लड प्लाज्मा से मिलता होता है, ताकि ब्लड का प्लाज्मा ब्लड का जो प्लाज्मा है वो इंक्रीज़ हो सके, जिससे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। उसका ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, या फिर एसिडोसिस में आ कंडीशन इन विच एसिडिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस, या फिर एसिडोसिस में दिया जाता है ताकि जो है वो जो ब्लड में जो एसिडिटी कॉज हो जाती है वो कम हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये एक्वस बेस, बहुत सारे एक्वस बेस होते हैं, सिरिंज एंड स्टेरॉइड्स। 1.9% NaCl solution is used for flushing the nasal cavity in addition to the routine medication used for rhinosinusitis. It is shown to have a beneficial effect. 1.9% solution जब हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि नेबुलाइजेशन में कभी कभार बच्चों की क्या कहते हैं NaCl सोल्यूशन यूज़ किया जाता है, 0.9% NaCl सोल्यूशन, ठीक है। तो राइनोस या कभी जो है वो राइनोसाइनसाइटिस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसका बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। हमारी जो नाजल कैविटी है वो खुल जाती है और उसमें जो भी होता है वो सब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 0.9% NaCl और 14% carbonate solutions are used as mediums for dissolving drugs that are used for nebulization administration of drugs in the form of aerosol such as ipratropium or salbutamol। 0.9% NaCl और 0.14% H2CO3 सोल्यूशन यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हम जो है वो ड्रग्स मिक्स करते हैं और फिर उनको नेबुलाइजेशन करवाई जाती है, ठीक है, जिससे वो एरोसोल में तब्दील हो जाते हैं। ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एरोसोल क्या होते हैं। ये एक मेडिकेशन होती है, ठीक है, ड्रग है, ठीक है। फ्रॉम द फॉर्म ऑफ एरोसोल बन जाते हैं, जिससे इट्राप्रोपियम या सैल्ब्यूटामोल मिक्स कर देते हैं, तो उससे हम इससे हम नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी ये हम जो कि ये भी जो है वो आइसोटोनिक होने चाहिए बॉडी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। फिर है इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्वस मीडियम for making many medicines that are administered through the ocular route such as rinse, eye drops, steroids, antihistamines, antibiotics etc। यानी कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑक्यूलर रूट्स के ज़रिए दिए जाते हैं। जैसे ऑक्यूलर रूट्स मतलब जो भी मेडिकेशन आई में इंस्टॉल होती है या इंस्टॉल होती है या आई के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो उसमें वो भी आइसोटोनिक होनी चाहिए, ठीक है, आई के मीडियम से। जैसे कि हो गए रेंजेस हो गए, आई ड्रॉप्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, एंटीहिस्टामीन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। तो वो भी वो जो मेडिकेशंस हैं वो भी आइसोटोनिक होने चाहिए आई के एनवायरनमेंट से। दूसरे यूजेस क्या हैं, जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। सम स्पोर्ट ड्रिंक्स आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन दैट हाइड्रेट द बॉडी, रिप्लेनिश इलेक्ट्रोलाइट दैट द बॉडी लूजेस बाय स्वेटिंग एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी।
कुछ जो स्पोर्ट ड्रिंक्स होती हैं वो जो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करती हैं, जो कि स्वेटिंग पसीने के ज़रिए निकल गए होते हैं, और क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन, ये तो आपने बहुत सुना होगा इस सॉल्यूशन के बारे में। वो भी आइसोटोनिक होता है बॉडी फ्लूइड से, और ये किसके चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इज़ यूज रूटीनली एज अ मीडियम फॉर सस्पेंडिंग लाइव सेल्स इन बायोलॉजिकल रिसर्च। ये जो है वो लाइव सेल्स को सस्पेंड करने के लिए, या उसको लाइव सेल्स के लिए एक मीडियम क्या कहते हैं, एक मीडियम के जैसे लिया जाता है, ठीक है, जब हम रिसर्च वगैरह हम कर रहे होते हैं सेल्स के ऊपर। Thus, isotonicity is the basis of maintenance of life by maintaining water balance that occurs spontaneously and without any expenditure of energy from the cell. Thus, आइसोटोनिसिटी क्या है, आइसोटोनिसिटी मेंटेन करती है लाइफ को, जिस कैसे, बाय मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, जो वो वाटर बैलेंस को मेंटेन होता है, ठीक है, जो कि स्पॉन्टेनियसली, जो कि फ़ौरन ही क्या कहते हैं ऑकर हो जाता है, आइसोटोनिक क्रिएट कर आइसोटोनिसिटी क्रिएट करके, जिसमें हम कोई भी सेल की कोई एनर्जी भी नहीं लगती। ये पार्ट 1 था आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया है, एप्लीकेशंस दी हैं, ठीक है, और ये अगली जो वीडियो होगी वो पार्ट 2 होगी, जिसमें मैं कैसे आइसोटोनिसिटी मेंटेन हो सकती है, कैसे हम ड्रग्स बनाते हुए आइसोटोनिसिटी क्रिएट करें, तो वो उसकी कैलकुलेशंस वगैरह वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर और भी कोई इससे रिलेटेड जो है आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई अनदर टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड फार्मेसी के, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक करें अगर वीडियोस पसंद आती है, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।